नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। विस्थापन आयोग का गठन हो गया और विस्थापन आयोग के गठन के बाद अब चूंकि लड़ाई चल रही है भाई क्रेडिट की, जैसा कि हमने आपको कहा, लेकिन एक पॉइंट है जिस पॉइंट को आपको समझना चाहिए। एक तारीख है, ये तारीख है 8 जुलाई 2024। भाई सवाल ये है कि 8 जुलाई 2024 को क्या हुआ था। इस तारीख को 8 जुलाई 2024 को विस्थापन आयोग, जिसे आप कह रहे हैं विस्थापन आयोग, विस्थापन आयोग का जो मसौदा है ये कैबिनेट के पटल पर रखा गया था। विस्थापन आयोग का जो मसौदा था वो कैबिनेट के पटल पर रखा गया और उसी दिन ये कैबिनेट में रख दिया गया, लेकिन ये पास नहीं हुआ था 8 जुलाई 2024 को। ठीक है, पास ये हुआ कब? पास हुआ परसों। कैबिनेट की कल एक बैठक हुई और उस बैठक में विस्थापन आयोग के गठन को लेकर के, नियमावली को लेकर के इसको पास कर दिया गया। अब सवाल है कि इसमें सवाल ये, इसको लेकर के तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। सब लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई जयराम महतो ने आवाज़ उठाई, 5 डेज पहले, 5 दिन पहले उठाई और 5 दिन में ये विस्थापन आयोग का गठन हो गया। चलिए, कुछ लोगों ने ये कहा, इसको लेकर के जयराम महतो का एक बयान भी आया है। जयराम महतो का ये बयान पहले आप सुन लीजिए। जोहार। आज कैबिनेट में विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग गठन को स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए विगत 25 वर्षों से अलग झारखंड राज्य के निर्माण काल से ही आवाज़ें बुलंद होती रही है। समय समय पर माननीय सदस्यगणों ने विधानसभा के पटल पर इस विषय को गंभीरतापूर्वक रखा है, लेकिन हमेशा टाल मटोल किया जाता रहा है। लेकिन इस बार जो विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ 3-4 दिन पहले, मानसून सत्र, जिसमें 28 तारीख जो विधानसभा सत्र का अंतिम दिन था और गैर सरकारी संकल्प का जो विषय था उस पर मैंने विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग गठन की जो मांग को रखा था और जिस आक्रामकता के साथ, जिस तेवर के साथ मैंने माननीय विभागीय मंत्री जी से कम समय में, एक निश्चित समय में विस्थापन आयोग और पुनर्वास आयोग गठन की जो मांग को रखी थी, अंततः 5 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग गठन को स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा मिल चुकी है। झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन का कल झारखंड सरकार के कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इस आयोग के लिए हमने राज्य के प्रथम सत्र में ही बड़कागांव विधानसभा के साथ पूरे राज्य के इस मसले को हमने झारखंड के सदन पर उठाया था। साथ ही गैर सरकारी संकल्प के जवाब में झारखंड के भू राजस्व मंत्री ने आश्वासन दिया था कि 90 दिन के अंदर विस्थापन आयोग का गठन होगा, लेकिन 150 दिन बीत जाने के बाद भी आयोग का गठन नहीं हुआ था, जिसको हमने पुनः दूसरे सत्र में इस बात को जोरदार तरीके से रखा और सरकार को मजबूरन इसको मंजूरी देने पड़ी। सबसे पहले तो हम सरकार को इसके लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे कि आपने विस्थापितों की आवाज़ को समझा और हमने जो बात को रखा था सदन पर उसको सुना। सुन लिया आपने। चलिए, तो जयराम महतो कह रहे हैं कि भैया इसमें सबसे, उनके समर्थक कह रहे हैं कि भैया इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जयराम महतो का है। अब एक और बयान आपको हम सुना देते हैं। चूंकि विस्थापन आयोग को लेकर के अगर सबसे ज़्यादा किसी ने आवाज़ उठाई तो वो आवाज़ उठाई अंबा प्रसाद ने। बहुत मेहनत की थी इन्होंने। हालांकि इनका बयान अब तक सामने नहीं आया। पुराना कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें उन्होंने विस्थापन आयोग के गठन को लेकर के अपनी ही सरकार को घेरा भी है, उसके भी वीडियोज हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। अंबा प्रसाद। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, खनन कंपनियों द्वारा झारखंड राज्य में अधिग्रहण में कानून और नियमों को ताक पर रखकर मनमानी की जा रही है। मुआवजा का निर्धारण खनन शुरू करने के कई वर्षों पहले ही कर लिया जाता है, जबकि खनन देर से शुरू किया जाता है। इससे विस्थापितों की उसकी जमीन की दर पुराने दर पर काफी कम मिलती है। साथ ही उसकी जमीन वर्षों तक फंसी रहती है। अध्यक्ष महोदय, एनओसी भी नहीं मिलता है। आप क्या कह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? सवाल तो आपका आ गया है मुख्यमंत्री जी के पास। आप बस मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ अध्यक्ष महोदय। आवाज उठाने पर झूठे केस कर दिए जाते हैं और गुर्जेपाल के कंपनी उससे काम कराने का प्रयास करती है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, कई सारी समस्याएं हैं अध्यक्ष महोदय, शॉर्ट में बोलना है तो मैं बस यही मांग करना चाहती हूँ कि सशक्त राज्य विस्थापन आयोग का गठन वो ऑलरेडी सरकार के समक्ष ये बात है, लेकिन उसको जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि हर दिन हर रात लोग बेघर हो रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है बिना मुआवजा, सही मुआवजा दिए, बिना मुआवजा दिए। और क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, वर्ष 2013 के उपरांत खनन शुरू करने वाली कंपनियों द्वारा मुआवजा भुगतान हेतु भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू कराने का विचार रखती है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी समुचित रूप से आपको जवाब दे ही दिए, आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय। फिर इसमें क्या बात? एक बात बस बोलिए। कोल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन 2015-17 में आया था अध्यक्ष महोदय, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 2015 के बाद 2013 लागू हो सकता है अध्यक्ष महोदय, जो कि हर जगह मांग रहता है उसका, क्योंकि उसमें काफी सारे बेनिफिट हो गया ना। और तो और अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय इधर अम्बा प्रसाद जी लगातार काफी परेशान रहती हैं, क्योंकि इनका कोयलियर क्षेत्र, हालांकि बहुत लोगों का उधर हम लोग के पूर्णिमा नीरज सिंह जी का भी क्षेत्र पड़ता है, बहुत विधायकों का पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर जो सदन में भी सवाल आया है कि ये संस्थाएं कोल बेरिंग एक्ट के माध्यम से जमीन अधिग्रहण करती है, कहीं भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो यूपी सरकार के द्वारा बनाया गया, जो किसानों के हित में है, रैयतों के हित में है, उसके माध्यम से होता है। कहीं लोग खुश होते हैं, कहीं नाराज भी हैं। तो मैं आपको सदन में बताना चाहूंगा, अब इस राज्य में कोई भी जमीन अधिग्रहण होगा तो 2013 भूमि अधिग्रहण कानून एक्ट के माध्यम से अधिग्रहण होगा। कोई भी अब सीबी एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाए। देख लिया आपने। चलिए, इसके अलावा भी विधानसभा में ऐसा नहीं है, रोशनलाल चौधरी ने इस बार, रोशनलाल चौधरी इन्होंने भी उठाया। मांडू विधायक निर्मल महतो हैं, इन्होंने भी उठाया। लंबोदर महतो थे, लंबोदर महतो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे थे, बाकायदा विस्थापन आयोग के गठन की मांग को लेकर के। इससे पहले मथुरा महतो, उन्होंने भी उठाया। और इन लोगों से पहले स्वर्गीय लालचंद महतो, उन्होंने भी विस्थापन आयोग के गठन की मांग उठाई थी। और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, इन्होंने भी विस्थापन आयोग के गठन की मांग रखी थी। मैं फिर यही बात कह रहा हूं। और इसको लेकर के आज विस्थापन आयोग के गठन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जेएमएम की तरफ से किया गया, जिसमें जेएमएम ने कहा है कि भैया मुख्यमंत्री समझते हैं कि विस्थापन आयोग कितना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने इसको चुनावी वादा में घोषणा किया था। और मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़का गांव में मुख्यमंत्री पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए अम्बा प्रसाद के लिए। ये इस बार के विधानसभा चुनाव की बात है। उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि भैया विस्थापन आयोग का गठन को स्वीकृति मिल चुकी है, मतलब बन चुका है, विस्थापन आयोग बन चुका है, उसी समय कहा था। तो ये कहना कि किसी के प्रेशर में सरकार ने, एक आदमी के प्रेशर में विस्थापन आयोग का गठन कर दिया, ये गलत है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम क्या कह रहा है एक बार सुन लीजिए। और पुनर्वास आयोग का गठन करने का था और उस पर सरकार ने पहल किया और नियमावली बनी। इसके लिए मैं राज्य सरकार को अपने दल की ओर से, राज्य की जनता की ओर से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद कहता हूं। सुन लिया आपने। अब मेरा पॉइंट यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कि अभी जो विस्थापन आयोग का गठन है, तो अभी सबसे नजदीक में क्या है, घाटशिला का उपचुनाव होना है।
ठीक है, मेरा सवाल यह है कि क्या JMM JLKM मतलब इस रिश्ते को मैं आपके सामने मतलब एक जो हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस को मैं लाने जा रहा हूं। अमूमन क्या होता है, अक्सर ये पॉइंट उठता रहता है ना कि भाई JLKM या जयराम महतो किसको डैमेज कर रहे हैं, जयराम महतो के पीछे कौन है, जयराम महतो के पॉइंट क्या है, तमाम चीजें उठती हैं, सवाल उठते हैं। तो मैं मतलब एक सवाल ये उठाना चाह रहा हूँ जो मैं देख सकता हूँ, आप लोग भी संभवतः देख सकते होंगे। देखिए, अगर देख रहे हैं तो अच्छा है, नहीं भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। JLKM सिंपल, घाटशिला उपचुनाव, उपचुनाव। अब घाटशिला उपचुनाव में पहले आप समझिए कि वहां का जातिगत समीकरण क्या कहेगा। जातिगत समीकरण यही कहेगा कि भाई वहां पर जो संताल आदिवासी हैं वो लगभग 15% के आसपास में है। जो संताल आदिवासी हैं वो लगभग 15% के आसपास में, जो सबसे बड़ी जनसंख्या है। और यही जनसंख्या है जो तय करती थी। रामदास सोरेन जो थे, स्वर्गीय रामदास सोरेन, ये इसी कम्युनिटी से आते थे, संताल कम्युनिटी से आते थे। तो भाई संताल कम्युनिटी से आते थे तो 15% वोट, और ये खांटी वोटर है JMM का। इसमें मतलब एकदम JMM का वोटर है। अगर बीजेपी इसमें सेंध लगाती है तो लगाती है। बाकी दूसरी जो सबसे बड़ी जनसंख्या है वो है कुड़मी, ये लगभग 25% है। ये उससे ऊपर ही है, 25% से कम नहीं है, लगभग 25% है। और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये 38% भी हो सकते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से तो ये कह रहे हैं कि 38% भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन 25% तो है ही है। तो 25 से 38% है। तो अगर ये दोनों वोट यही डिसाइड करेंगे कि घाटशिला में कौन जीतता है। अब ये कुड़मी वोट, कुड़मी वोटर अभी जो है वो JMM से भी नाराज और बीजेपी से भी नाराज, लेकिन वोट तो देना है। तो भाई वोट जो है वो अगर यहां JLKM प्रत्याशी देता है तो ये 25% में सबसे बड़ी सेंधमारी होगी। और इस 25% में सेंधमारी होगी तो जाहिर से बात है फायदा किसको होगा, JMM को होगा। क्योंकि अगर JLKM यहां प्रत्याशी नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को यहां फायदा होगा, क्योंकि ये वोटर फिर बीजेपी की तरफ आएंगे। क्योंकि थोड़ी नाराजगी JMM कुड़मी वोटर्स में JMM को लेकर के है। हेमंत सोरेन का ST इंक्लूजन को लेकर कहना कि भाई माथा में लगा के जाइएगा क्या, और इस तरीके की चीजें, तो ये है। तो ऐसे में अगर JLKM यहां से प्रत्याशी देता है तो बीजेपी को साफ नुकसान। और 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए उस विधानसभा चुनाव में भी JLKM का सीधा असर जो है वो बीजेपी प्लस आजसू पर पड़ा, सिंपल। तो मतलब इसका फायदा किसको मिला, इसका फायदा मिला JMM को। अब आप इसको ऐसे समझिए कि विस्थापन आयोग, विस्थापन आयोग को लेकर के जयराम, चूंकि सवाल तो 25 साल से उठ रहे विस्थापन आयोग को लेकर के, लेकिन इसको लेकर के जयराम महतो विधानसभा में सवाल उठाते हैं, मंत्री को घेरते हैं, मंत्री की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाता है, और उसके 5 दिन के अंदर 5 डेज में विस्थापन आयोग का गठन हो जाता है। और गजब बात यह है कि ऐसे वक्त में जब इस बात को लेकर के सवाल होना चाहिए कि भाई इस विस्थापन आयोग से क्या फायदा होगा, इस विस्थापन आयोग की नियमावली कैसी है, इस विस्थापन आयोग में इस विस्थापन आयोग की पावर्स क्या रहेंगी, इसके विस्थापन आयोग है और इसकी जो नियमावली है यही सबसे, तो ये कितनी पावरफुल रहेगी, इसमें पावर है, इसमें पावर है कि भाई विस्थापितों के साथ कहीं ये मान लिया कि अत्याचार हो रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल गोंदलपुरा में या गोड्डा में, इन दोनों जगहों पर, या फिर धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनियां विस्थापितों पर अत्याचार कर रही है, BSL कर रहा है, तो इन जगहों पर विस्थापित आयोग विस्थापितों की मदद कैसे करेगा, इसकी नियमावली में ऐसा क्या है, इस नियमावली के बारे में पहले पढ़ना था कि भाई इसमें नियमावली क्या कहती है, इसमें कितनी शक्तियां हैं, क्या ये शेर है या बिना दांत का शेर है, विस्थापित आयोग जो बना है, विस्थापन आयोग जो बना है, इसमें कितनी शक्तियां निहित है, इसमें मतलब ये क्या, ये विस्थापितों के लिए स्टैंड लेने की शक्ति रखता है कि नहीं रखता है,
सिर्फ गठन हो गया है, नाचो नाचो नाचो। अरे भैया क्या गठित हुआ है, इसमें पावर्स कितनी है ये कौन देखेगा? अभी लड़ाई हो रही कि नहीं नहीं मेरे मतलब इन्होंने उठा दिया तो बस हो गया 5 दिन में। तो भाई अगर सिर्फ जयराम की बात है कि जयराम ने अगर खबर उठाई है, जो अच्छा उसको हम अच्छा कहते हैं, लेकिन जो पॉइंट है भैया, जयराम ने तो विनोद बिहारी महतो जी की प्रतिमा लगाने का भी सवाल उठाया, क्यों नहीं लगवा पाए? 1932 नियोजन नीति का भी मुद्दा उठाया, वो भी नहीं हो पाया। तो ऐसे में अगर सिर्फ एक आदमी में इतनी शक्ति है तो फिर बाकी मुद्दों पर इतना क्यों और ऐसा क्यों? तो ऐसा है कि सरकार ने क्या, ऐसा है क्या कि सरकार ने बोला कि भैया आप विस्थापन आयोग का सवाल उठाइए, इन्होंने उठाया और विस्थापन आयोग मिल गया? क्या ऐसा भी है क्या? मतलब एक हाइपोथेटिकल बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने जहां भी प्रत्याशी दिया वहां पर बीजेपी आजसू को नुकसान हुआ और जेएमएम को फायदा हुआ। जेएमएम आज सत्ता में है तो मैया सम्मान योजना से ज्यादा जेएलकेएम के प्रत्याशी के खड़ा किए जाने के कारण। तो एक हाइपोथेसिस है। बहरहाल चलिए, विस्थापन आयोग का गठन हो गया, सब लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसकी नियमावली से विस्थापितों को फायदा कितना होगा, इसको कितनी शक्तियां दी गई हैं, कितनी शक्तियां नहीं है इसके अंदर, क्या कुछ होना चाहिए था, क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में एक व्यापक चर्चा बहुत जरूरी है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।